दोस्तों, हमारी पिछली मूवी को आप लोगों ने बेहद प्यार दिया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी फिल्मों को सिर्फ फिल्म की तरह नहीं बल्कि हकीकत के तौर पर देखते हैं, जो हमें कई बार समाज का आईना दिखाती हैं, तो कभी हमें अपने सपनों के सफर तक पहुंचा देती हैं। इसलिए मैं आज फिर से एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके दिमाग को अंत में सुकून देने वाली है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मूवी, जिसका नाम है काका मुत्तई यानी कौवे का अंडा। मूवी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। छोटे का नाम चिन्ना और बड़े का नाम पेरिया। दोनों अपनी माँ और दादी के साथ एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं। पिता जेल में बंद है क्योंकि छुड़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ एक जगह रोज सिलाई के काम पर जाती है और दोनों भाई घर चलाने के लिए रेलवे ट्रैक पर बिखरे कोयले को बेचकर पैसे कमाते हैं। अब उम्र में छोटा होने की वजह से एक दिन चिन्ना रात को अपना बिस्तर गीला कर देता है। माँ की डांट से बचने के लिए वो कपड़ों को उतारकर एक पतीले में रखकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन माँ अपने काम के लिए तैयार होती है और देखती है कि चिन्ना ने अपने कपड़े उस पतीले में डाल रखे हैं। ये देखकर वो चिन्ना पर गुस्सा करती है। माँ की डांट खाकर चिन्ना अपने भाई के साथ रोज के काम पर निकल पड़ता है। अगले दिन दोनों भाई काम पर जाने से पहले घर में बने माँ के हाथ के चावल खाते हैं। दरअसल घर में खाना बहुत ही कम बनता था, क्योंकि भरपेट खाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे और इसलिए वो दोनों अपने पेट भरने के लिए एक अजीब काम करते थे। वो जब भी चावल खाते तो बड़ा भाई पेरिया माँ की नजरों से बचाकर कुछ चावल अपनी पॉकेट में रख लेता था। उसके बाद दोनों भाई एक जगह जाते जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते। वहीं पर एक पेड़ था जिस पर कोयल अपने अंडे देती थी। पेरिया पहले उन चावलों को बाहर खुले में डाल देता ताकि कोयल वहाँ आकर चावल खाने लगे और फिर पेरिया चुपचाप पेड़ पर चढ़कर उनके अंडों को चुरा लेता। घोंसले में चाहे कितने भी अंडे हों, वो हमेशा दो अंडे ही चुराता, एक अपने लिए और एक अपने छोटे भाई चिन्ना के लिए। दोनों भाई उन अंडों को खाते और अंत में अपनी भूख मिटाते। वो उन अंडों को खाकर जितना खुश होते थे, उसको देखकर लगता था कि जैसे उन्होंने आज तक उससे अच्छी चीज कभी नहीं खाई। इस बीच हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ आते हैं और एक बिजनेसमैन से डील करते हैं। बिजनेसमैन कहता है कि यहाँ तो इतना बड़ा पेड़ है, वन विभाग मुझे नोटिस दे देगा अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो। इसलिए वो ब्रोकर कहता है कि सर उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इस काम को कुछ रिश्वत लेकर करवा देगा और कोई नोटिस भी नहीं आएगा। जिसके बाद वो ब्रोकर ऐसा ही करवाता है। वो वन विभाग को ये दर्शाता है कि ये पेड़ दरअसल काफी साल पुराना हो चुका है और किसी भी वक्त गिर सकता है। बच्चे इसके नीचे खेलते हैं, इसलिए इस पेड़ को गिरा दिया जाए। वो इसके लिए ऑर्डर भी ले आता है। जिसके बाद उस पेड़ को गिराने का काम शुरू होता है। जब वो पेड़ गिराते हैं तब पेरिया और चिन्ना वहीं मौजूद होते हैं। दोनों भाई बेहद मायूस होते हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए अंडे नहीं मिलेंगे। अगले दिन दोनों भाई फिर से अपने कोयले के काम में लग जाते हैं। अब अगले दिन उन्होंने देखा कि जहाँ पर पहले पेड़ था वहीं अब एक बड़ी शॉप खुल चुकी है, जो असल में एक पिज्जा आउटलेट था। दोनों को वो एक रोटी की तरह लग रहा था। इस बीच उस पिज्जा आउटलेट का उद्घाटन हुआ, जिसमें एक बड़े हीरो को बुलाया गया। हीरो ने उस पिज्जा का एक बाइट लिया और जबरदस्त एक्सप्रेशन दिया। दोनों भाई ये देखकर समझ गए कि ये चीज जरूर उन अंडों से भी ज्यादा टेस्टी होगी। दोनों भाई घर में बन रहे कम खाने की वजह से भूखे रहते और मन ही मन उस रोटी के बारे में सोचते रहते जिसे आप और मैं पिज्जा कहते हैं। अब एक दिन उनकी माँ और वो दोनों कुछ पैसे बचाकर एक टीवी लेकर आते हैं। इस टीवी की भी एक अलग कहानी है। दरअसल दोनों भाई रास्तों में पड़ने वाली टीवी पर एक्टर्स को एक्टिंग करते देखते और फिर घर आकर उनकी नकल करते रहते। माँ को एहसास था कि बच्चों का मन टीवी देखने के लिए करता होगा, इसलिए उसने बिना उन दोनों को बताए पैसे बचाए और अपने मालिक से कुछ एडवांस लेकर टीवी ले आई। अब टीवी पर एक दिन दोनों भाइयों ने उसी रोटी का ऐड देखा, जो शॉप के बाहर बड़े बड़े फोटोज में लगी हुई थी। ये देखकर दोनों के मुंह में पानी आने लगा। वो दादी और माँ को उस रोटी के बारे में बताने लगे और उसके लिए पैसे मांगने लगे। माँ ने दोनों बच्चों को डांटा और कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जितना तुम एक हफ्ते में कमाते हो उतने की बस ये एक रोटी आती है। दोनों भाई निराश हो जाते हैं, लेकिन ये ठान लेते हैं कि अब उन्हें वो रोटी ही खानी है। मायूस होकर दोनों भाई घर से बाहर आते हैं, जहां उन्हें एक पिज्जा डिलीवरी बॉय दिखता है। वो उनके पास आता है और उनसे एड्रेस के बारे में पूछता है। पेरिया बहुत होशियार था। वो कहता है कि हम तुम्हें वो जगह बता देंगे, लेकिन तुम्हें हमें इस रोटी को दिखाना होगा जो तुम इस बैग के अंदर लेकर जा रहे हो। कोई रास्ता ना देखकर वो लड़का दोनों को उस रोटी को दिखाता है। डब्बा खुलते ही दोनों एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। ऐसी खाने की खुशबू उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। दोनों आंखें बंद करके अपने सपनों की दुनिया में खोए होते हैं। इस बीच डिलीवरी बॉय ये सब देखकर वियर्ड फील करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते जाते बैग से पिज्जा का एक पैम्पलेट नीचे गिर जाता है, जिसे पेरिया उठा लेता है। दोनों भाई फौरन वो पैम्पलेट लेकर घर आते हैं और उसको देखने लगते हैं। बच्चों के मन को देखते हुए दादी उनसे कहती है, ये तो मैं बना सकती हूँ और इससे अच्छा बना सकती हूँ। वो उन बच्चों से पैम्पलेट मांगती है और कुछ सामान बाजार से लाने को कहती है। अब दोनों भाई फौरन बाजार जाकर सब्जी, तरकारी, मक्खन और आटा ले आते हैं।
दादी अपने पूरे प्यार और हुनर से उन पैम्पलेट को देखकर वो रोटी बनाती है। इसके बाद वो रोटी दोनों के सामने आती है, जो उसे देखकर दादी से कहते हैं कि ये दिखने में थोड़ी सी अलग है दादी। दादी कहती है कि जितनी अलग है उतनी टेस्टी भी होगी। ये सुनकर दोनों भाई उसको खाना शुरू करते हैं, लेकिन उनको जो एक्सपेक्टेशन था ये रोटी वैसी नहीं होती। वो दादी से कहते हैं कि ये आपने क्या बकवास खाना बना दिया, सारे पैसे बर्बाद हो गए, उस रोटी का टेस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी तो खुशबू भी अलग थी। इसके बाद वो दोनों खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों भाई ये तय करते हैं कि वो पैसे बचाएंगे और फिर एक दिन उस रोटी को खाएंगे। उसके बाद दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये समझ जाते हैं कि इस तरह वो कभी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। उनकी ये मेहनत रेलवे ट्रैक पर मौजूद एक कर्मचारी देखता है। वो उनसे पूछता है कि पहले तो तुम एक वक्त आया करते थे, अब रोज इतने चक्कर लगाते हो, गर्मी इतनी है और उम्र में तुम छोटे भी हो, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चिन्ना उसे अपने परिवार के बारे में बताता है और फिर बातों ही बातों में वो कर्मचारी समझ जाता है कि वो दोनों बच्चे इतनी मेहनत सिर्फ उस पिज्जा के लिए कर रहे हैं। वो उनसे कहता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उनको रेलवे के एक बैकयार्ड में ले जाता है जहाँ काफी कोयला बिखरा पड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि तुम वहाँ ट्रैक पर कोयला मत ढूंढो, धीरे धीरे इस कोयले को जाकर बेच आओ, जिससे तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम उस रोटी को खा सकोगे। दोनों भाइयों के हाथ मानो एक जैकपॉट लग चुका था। दोनों अब लगातार उस जगह पर आते हैं और जल्दी जल्दी कोयले को लेकर बाजार में बेच देते हैं। इसको लेकर उनके घर के पास ही रहने वाले कुछ लोग शक करने लगते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी कोयला कैसे ले आते हैं। इसलिए वो उन दोनों का पीछा करने का प्लान बनाने लगते हैं। इस बीच दोनों भाई अब इतना पैसा इकट्ठा कर चुके थे कि वो अपनी उस पसंदीदा रोटी को खरीद सकें। इसलिए वो पहले तो एक पीसीओ बूथ से उस पैम्पलेट के नंबर पर फोन करते हैं ताकि उस रोटी का ऑर्डर दे सकें। उधर से एक आदमी उनसे उनका पता पूछता है कि सर, अपने घर का हाउस नंबर और कॉलोनी का नाम बता दीजिए, आपका पिज्जा आपके पास पहुंच जाएगा। पेरिया को अपने घर का पता नहीं मालूम था, वो तो बस आसपास की जगह का नाम जानता था। इसलिए वो फोन रख देता है और दादी से उसका एड्रेस पूछता है। दादी इतना पढ़ी लिखी नहीं होती, वो उसे सिर्फ लोकल एड्रेस बता पाती है जो उन दोनों के लिए नाकाफी था। ऊपर से झुग्गी में रहने की वजह से उनका कोई हाउस नंबर भी नहीं था। इसलिए दोनों भाई सीधे से उसी शॉप पर जाकर पिज्जा खाने का प्लान बनाते हैं। दोनों भाई पैसे लेकर शॉप पर पहुंचते हैं, जहां गेट कीपर उन्हें रोक लेता है। वो पूछता है कि कहां जा रहे हो, तो वो जवाब देते हैं कि हमें वो रोटी खानी है, इसलिए अंदर जा रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों का मजाक उड़ाता है और उन्हें वहाँ से डांटकर वापस भेज देता है। दोनों भाई मायूस हो जाते हैं। उनकी रोटी खाने की इस उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया था। अगले दिन वही रेलवे का कर्मचारी उनसे पूछता है कि क्या तुमने पिज्जा खाया, तो उस पर वो दोनों अपनी आप बीती बताते हैं। कर्मचारी हंसता है और कहता है कि तुम भी पूरे पागल हो, आखिर इन कपड़ों में तुम्हें कोई अंदर क्यों जाने देगा, तुम्हें वहाँ अच्छे कपड़े पहनकर और ठीक से अपना हाथ मुंह साफ करके जाना होगा। ये सुनकर दोनों भाई वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपना एक दोस्त मिलता है जो एक अमीर आदमी का लड़का होता है। वो उससे एक बाउंड्री के बीच से बात किया करते थे। कई बार तो वो उसके खिलौने देखकर हैरान रह जाते, तो कई बार उसके कपड़े देखकर। अब पिज्जा खाने के लिए दोनों को कपड़ों की जरूरत थी और कपड़ों के लिए उन्हें और पैसे चाहिए थे। इसलिए दोनों अब नया काम करने के बारे में सोचते हैं। पहले तो वो अपने दोस्त के पास एक कुत्ता देखते हैं जो असल में एक पग होता है। दोस्त बताता है कि उसकी कीमत करीब 20,000 रुपए है, जिसको सुनकर पेरिया को अंदाजा हो जाता है कि 20,000 इतने तो होते होंगे कि हमारे कपड़े आ जाएं। इसलिए वो दोनों अपने घर में रहने वाले पपी को लेकर मार्केट में निकल पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि ये पपी भी उतने में बिक जाएगा जितने में उनके दोस्त ने वो छोटा सा पपी खरीदा है। खैर, दोनों भाई हर आने जाने वाले से उस पपी को खरीदने के लिए कहते हैं। उन्हें एक ऑटो वाला मिल जाता है जो पूछता है कि कितने का है, तो पेरिया कहता है सिर्फ 20,000 रुपए। ये सुनकर वो ऑटो वाला उन्हें वहाँ से भगा देता है। दोनों भाई पूरे दिन सड़क पर घूमते हैं, लेकिन उस पपी को नहीं बेच पाते और लौटकर वापस अपने घर आ जाते हैं। रात को दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं कि आखिर हम कैसे उस रोटी को खा पाएंगे। बड़ा भाई कहता है कि क्यों ना हम कोई नया काम करें। दोस्तों, इन दोनों भाइयों की कहानी आज हमें एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है, बस देखते जाइए। अगले दिन दोनों भाई चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दरअसल वो देखा करते थे कि कुछ बच्चे चलती ट्रेन में से पैसेंजर्स के मोबाइल को छीन लेते थे, जिसमें वो एक लकड़ी का सहारा लेते थे। इसलिए पेरिया भी ठीक ऐसा करने के लिए हाथ में लकड़ी का डंडा लेता है और ट्रेन के पास आने का वेट करता है। लेकिन उसका मन ये सब करने को नहीं मानता। वो जानता था कि उसके पिता ऐसे ही किसी काम के लिए जेल में थे। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो भी जेल चला गया तो उसके छोटे भाई, माँ और दादी का क्या होगा। इसलिए वो मौका मिलने पर भी मोबाइल नहीं छीनता और वहाँ से वापस चला आता है। इसके बाद दोनों अपना दिमाग लगाते हैं। पेरिया देखता है कि एक आदमी शराब के नशे में इधर उधर झूम रहा है
और ठीक से चल भी नहीं पा रहा। वो चिन्ना से कहता है कि क्यों ना हम एक गाड़ी पर इन लोगों को इनके घर तक छोड़कर आया करें और बदले में पैसे ले लिया करें। दोनों भाई प्लान बनाते हैं और बाजार में एक कबाड़खाने में से छोटी सी प्लास्टिक की एक कार खरीद लाते हैं। वो उस पर बैठकर देखते हैं कि ये उनका वजन झेल सकती है या नहीं। इसके बाद वो दोनों उस गाड़ी में एक रस्सी बांधते हैं और एक शराबी के पास जाकर अपनी पहली डील फिक्स करते हैं। शराबी उस गाड़ी पर बैठ जाता है, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से वो गाड़ी टूट जाती है। इसी के साथ दोनों भाइयों के सपने की आस एक बार फिर टूट जाती है। अब दोनों देखते हैं कि जिस शॉप पर वो कोयला बेचते हैं वहाँ पर कुछ लोग लोहा बेचकर भी अच्छे खासे पैसे ले जाते हैं। इसलिए दोनों फिर से चोरी का प्लान बनाते हैं और इस बार एक गटर के ढक्कन को चोरी करके बेचने के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर से एक बार उनका जमीर उस ढक्कन के भार से भी ज्यादा भारी साबित होता है और वो वापस लौट आते हैं। दोनों भाई समझ जाते हैं कि इस तरह वो कभी भी इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे जितने उन्हें कपड़े खरीदने के लिए चाहिए। इसलिए सारी कोशिश नाकाम होने के बाद दोनों अपनी मेहनत पर फिर से उतर आते हैं। दोनों ने सबसे पहले दीवारों से विज्ञापन को साफ करने का काम किया, उससे कुछ पैसे कमाए। इसके बाद बड़े भाई ने टैंकरों से लोगों को पानी लेकर जाने में मदद की। इसके बाद दोनों ने जगह जगह जाकर दूसरी कंपनियों के पैम्पलेट बांटे और इस तरह मेहनत करके कुछ ही दिनों में पैसे इकट्ठे कर लिए। चिन्ना कहता है, भैया हम दोनों इतने दिनों से इधर उधर गलत काम करके पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन काम करके हमने उससे भी जल्दी पैसे कमा लिए। बड़ा भाई पेरिया छोटे भाई की इस बात को समझ जाता है और हैरान हो जाता है कि छोटा होने के बाद भी वो कितना कुछ समझता है। इसके बाद दोनों का अगला काम होता है कपड़े खरीदना, लेकिन दोनों को नहीं पता कि अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं। पेरिया चाहता था कि वो सबसे अच्छी कंपनी के कपड़े पहनकर जाए ताकि इस बार उसे कोई ना लौटाए। इस बीच वो दोनों अपने दोस्त के पास पहुँचते हैं जो पिज्जा ही खा रहा था और अब उसके पैकेट में कुछ ही पिज्जा बचा था। चिन्ना उससे पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा है, जिस पर वो कहता है कि ये मुझे बहुत पसंद है, मैं हर हफ्ते इसे खाता हूँ, मेरे पापा इसको लेकर आते हैं। ये सुनकर चिन्ना के मुंह में पानी आ जाता है। अब दोस्त को एहसास होता है कि चिन्ना के मन में पिज्जा खाने की इच्छा है, इसलिए वो अपने पैकेट को आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम भी इसे खा सकते हो, ये लो। चिन्ना पिज्जा उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। आखिर जिस रोटी के लिए दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत की वो उनके हाथ में आने वाली होती है, लेकिन तभी पेरिया उसका हाथ पकड़ लेता है। बिना देरी किए वो सीधे अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये कहाँ मिलेंगे। वो कहता है कि ये कपड़े मेरे पापा सिटी सेंटर मॉल से लाए थे। इतना सुनकर पेरिया चिन्ना का हाथ पकड़कर सिटी सेंटर मॉल के पास पहुंच जाता है। इतने बड़े मॉल को बाहर से देखकर दोनों भाइयों को अंदाजा हो जाता है कि जिस तरह उन्हें उस गेटमैन ने भगाया था वैसे ही इस मॉल का गेटमैन भी उन्हें भगा देगा, वो उन्हें अंदर नहीं जाने देगा। ये सोचकर दोनों एक बार फिर से मायूस हो जाते हैं और रोड की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। दोनों का मन अब बेहद दुखी होता है क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी वो उस रोटी को नहीं खा पाए थे। इतनी देर में दो बच्चे अपने पिता के साथ नए कपड़े लेकर उस मॉल से बाहर आते हैं। बच्चे देखते हैं कि सामने एक गोलगप्पे वाला खड़ा है। वो अपने पिता से गोलगप्पे खाने की जिद करने लगते हैं। पिता कहता है कि ये खाना हाइजीनिक नहीं है, इसलिए तुम इसको नहीं खा सकते, चलो घर चलो। इतनी देर में पिता को महसूस होता है कि वो अपना पर्स अंदर मॉल में ही भूल आया है, इसलिए वो अपने पर्स को लेने वापस अंदर चला जाता है। पेरिया ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों लड़कों के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें गोलगप्पे खाने के पैसे दे सकता हूँ, बदले में तुम्हें ये कपड़े देने होंगे जो तुम अपने लिए लाए हो। दोनों लड़के इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। पेरिया गोलगप्पे वाले को उनके पैसे दे देता है और उनसे वो कपड़े ले लेता है। दोनों भाई नए कपड़े पहन लेते हैं और अपनी बस्ती की तरफ आते हैं। उनके सभी साथी जब उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर ये कपड़े कहाँ से आए, तो दोनों कहते हैं कि ये हमने मॉल से खरीदे हैं और अब हमें एक जरूरी काम है, हम वहाँ जा रहे हैं। इस बीच जो लोग उनके ज्यादा कोयले लाने से हैरान थे वो अब उनके नए कपड़ों से और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पिछली बार हमने इनका पीछा नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ेगा और देखना होगा कि आखिर ये ऐसा क्या कर रहे हैं। उधर दोनों भाई अब अपना मुंह साफ करके बाल ठीक करके नए कपड़े पहनकर सीधा पिज्जा आउटलेट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार एक नई गड़बड़ हो जाती है। दोनों भाई बिना चप्पलों के ही वहां पहुंच जाते हैं। पहले तो गेटमैन उनसे चप्पल के बारे में पूछता है और ध्यान से देखने पर उनको पहचान जाता है। वो कहता है कि तुम तो वही हो जो कुछ दिनों पहले भिखारी के कपड़ों में यहाँ आए थे। ये सुनकर उस होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है। गेटमैन उसे सारी बात बताता है। अब गुस्से में वो मैनेजर उनको धक्का दे देता है और पेरिया को एक थप्पड़ जड़ देता है। पेरिया उस थप्पड़ से नीचे गिर जाता है। दरअसल ये थप्पड़ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके स्वाभिमान और आत्मविश्वास पर पड़ा था। पेरिया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसको देखकर चिन्ना भी रोने लगता है। वो समझ जाते हैं कि उनकी गरीबी ही उनको ये रोटी नहीं खाने देगी, चाहे वो कितना भी पैसा कमा लें। दोनों भाई रो रहे थे।
एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जिस तरह वो एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया करते थे वैसा आज कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके सपने बड़े नहीं थे, बस एक सपना था, एक रोटी। वो रोटी जो शायद उनकी नजरों में उन कौवे के अंडों से भी बेहतर है, पर वो उसको खा नहीं सकते। खैर, अब दोनों भाइयों के अंदर हिम्मत नहीं बचती और वो रोते रोते घर की तरफ आते हैं। लेकिन ये दुख उनके लिए कम था, क्योंकि घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनकी दादी इस दुनिया से जा चुकी हैं। वही दादी जिसने सिर्फ उस पैम्पलेट को देखकर उस लाल रोटी को बना दिया था ताकि अपने दोनों बच्चों की इच्छा को पूरी कर सके। दोनों भाइयों को उस दिन का पछतावा होता है जब उन्होंने उस रोटी को नहीं खाया था। पेरिया को पता चलता है कि दादी के अंतिम संस्कार के लिए माँ के पास बहुत ही कम पैसे हैं और वो भी उसके पिता की रिहाई के लिए वकील को देने हैं। माँ उसी पैसे को निकाल रही थी कि पेरिया उसे रोकता है और अपने सारे पैसे जो बचे थे अपनी माँ को दे देता है। तो इस तरह दादी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे का इंतजाम हो जाता है। पेरिया अंतिम संस्कार की क्रिया से पहले नहाता है और अपने पॉकेट से उस पिज्जा के पैम्पलेट को निकालता है। वो उसे मायूसी भरी नजरों से देखता है और अंत में उसे पानी में बहा देता है। दोनों भाई अब बेहद गुमसुम हो जाते हैं। वो अपनी दादी के जाने से बेहद दुखी होते हैं। अब उनके मन में उस रोटी का ख्याल भी नहीं आता और उस दिन के बाद वो उसके बारे में बात करना भी बंद कर देते हैं। दोनों भाई अब रोज फिर से कोयले के काम पर लग जाते हैं और अपने घर के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन एक रिपोर्टर के हाथ एक वीडियो लगता है। वीडियो में किसी ने उस सीन को रिकॉर्ड कर लिया था जब उस पिज्जा आउटलेट के मैनेजर ने पेरिया को थप्पड़ मारा था। रिपोर्टर को असल में ये फुटेज पेरिया के घर के पास रहने वाले उसी लड़के से मिलती है जो उस दिन पेरिया और चिन्ना का पीछा कर रहा था। रिपोर्टर वीडियो को देखकर इसका फायदा उठाने के बारे में सोचता है और उस लड़के को हिस्सा देने की बात कहता है। इसके बाद वो सीधे उस पिज्जा आउटलेट के मैनेजर को फोन करके कहता है कि अगर मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल पर दिखा दिया तो तुम्हारी कंपनी की इमेज को धक्का लगेगा, क्योंकि तुमने उन दोनों बच्चों को मारा है। मैनेजर घबरा जाता है और अपने मालिक को फोन करता है। मालिक भी उसी की तरह होता है, उसे उन बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वीडियो बाहर आए, इसीलिए वो फौरन मैनेजर से उस वीडियो को हर कीमत पर हासिल करने को कहता है। मैनेजर उस रिपोर्टर को फोन लगाता है और कहता है, तुम्हें इस वीडियो को मुझे देना होगा, बदले में मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। रिपोर्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में 1 से 2 लाख की रकम लेकर चल रहा था, जो अब बढ़कर 25 लाख हो चुकी थी। रिपोर्टर के पास वही लड़का खड़ा होता है जिसने उसे वो वीडियो दी थी। वो उससे पूछता है कि आखिर वो कितने रुपए दे रहा है। रिपोर्टर लालची था, इसलिए वो कहता है कि ये सिर्फ 1 लाख रुपए की कह रहा है, इसलिए हमें इसी को ये वीडियो देनी होगी, कम से कम हमें कुछ तो मिलेगा। साथ वाला लड़का इसके लिए राजी हो जाता है। रिपोर्टर अब वीडियो देने आउटलेट पर पहुंचता है। वो सोचता है कि मैं इस वीडियो को 25 लाख रुपए में देकर अपने साथी को 50,000 रुपए दे दूंगा और बाकी अपने पास रख लूंगा। लेकिन जैसे ही वो वीडियो उस मालिक के हाथ में देता है, वैसे ही एक न्यूज चैनल पर वही वीडियो दिखाया जाने लगता है। उसको देखकर मालिक का दिमाग चकरा जाता है और साथ में उस रिपोर्टर का भी। अब उसे वहाँ से 1 पैसा नहीं मिलता, बल्कि बेइज्जत होकर वहाँ से जाना पड़ता है। वो अपने साथ वाले लड़के को फोन करता है, जो उसे बताता है कि भाई तुम इस वीडियो को 1 लाख रुपए में बेच रहे थे, लेकिन मैंने इसको एक न्यूज चैनल को 1,20,000 रुपए में बेच दिया। क्यों? सही किया ना मैंने। रिपोर्टर को उसके लालच का इनाम मिल चुका था। वो इस काम के लिए अपना सर पीटने लगता है। उधर पूरे देश में अब दोनों भाइयों की खबर सुर्खियों में आ जाती है। सभी लोग उन दोनों को देखकर बहुत दुखी होते हैं। दोनों भाई भी इस बीच अपने आप को टीवी पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है, इसलिए उनका वीडियो टीवी पर आ रहा है। वो अपने घर से भाग जाते हैं। माँ को वो खबर देखकर पता चलता है कि उसके बच्चों को इतने दिनों से क्या चाहिए था और उन्हें क्यों उसके लिए मार खानी पड़ी। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है और साथ में पुलिस भी उन बच्चों को ढूंढने लगती है। उधर उस मालिक के पास अब कोई रास्ता नहीं होता। वो फौरन अपने मैनेजर को सभी के सामने नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि मैं उन बच्चों को इस आउटलेट में खुद पिज्जा खिलाऊंगा। पुलिस उन बच्चों को जैसे तैसे ढूंढती है। बच्चे डर की वजह से वापस नहीं जा रहे होते, लेकिन जब उनकी माँ उन्हें बुलाती है और कहती है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम मेरे साथ चलो, तो वो दोनों अपनी माँ के पास आकर उससे लिपटकर रोने लगते हैं। पुलिस अब उन्हें लेकर उसी आउटलेट पर पहुंचती है जहां सभी मीडिया वाले और वो मालिक उन बच्चों का इंतजार कर रहे थे। अब उन दोनों को आउटलेट के अंदर लाया जाता है। दोनों भाइयों को विश्वास नहीं होता कि जहां आने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, वहां पर वो आखिर पहुंच गए थे, वो भी अपने उन्हीं गंदे कपड़ों में। दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं और उनके सामने एक पिज्जा लाया जाता है। सबके सामने वो हिचकिचाते हैं, लेकिन तभी होटल का मालिक कुछ सोचकर अपने हाथों से उनको वो पिज्जा खिलाता है। आखिर पेरिया और चिन्ना को वो हासिल हो गया था जिसके लिए उन्होंने अपने दिन और रात एक कर दिए थे। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी
और दोनों भाई उस पिज्जा के निवाले को अपने मुंह में चबा रहे थे। तभी वो मालिक कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पिज्जा खाने आ सकते हो, तुम्हारे लिए ये हमेशा फ्री रहेगा। दोनों भाई उसकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन पिज्जा खाते खाते एक दूसरे को देख रहे थे। इस लाल रोटी से उन्हें खुशबू भी वही आ रही थी जो पहले थी, और इसका चीज भी वैसा ही था जैसा टीवी में दिखाया था। लेकिन कुछ तो था जो मिसिंग था। पेरिया कहता है, चिन्ना रोटी कैसी है? चिन्ना कहता है, भैया कुछ अजीब सी है, इससे तो अच्छी दादी माँ की रोटी थी जो उन्होंने बनाई थी। दोनों भाई इस पिज्जा को वहीं बीच में छोड़ देते हैं और ये मूवी वहीं दी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम हर दिन मोह माया में आकर उन सभी चीजों का त्याग कर देते हैं जो असल में जिंदगी के लिए वैल्यू रखती हैं। इसके साथ ही साथ इसमें लालच को भी दर्शाया गया है कि लालच से हमें अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता, चाहे हम जितने होशियार क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूँ ये स्टोरी सोशल मीडिया पर हर एक आदमी के पास पहुँचे ताकि वो इस मूवी के असली मीनिंग को समझ सके। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।